हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बता दूँ मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज मैं आप सबके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जिसके अंदर अपन ये देखेंगे कि कैसे आंसर्स पर स्टूडेंट्स को सीबीएसई ना 100 आउट ऑफ 100 या 90 प्लस या 95 प्लस मार्क्स देती है। तो आज अपन है ना, सबसे पहले मैंने आज सीबीएसई की वेबसाइट पर उनके जो टॉपर्स की उन्होंने आंसर शीट अपलोड कर रखी थी, वो डाउनलोड करी है। तो आज उसको डिटेल एनालिसिस करेंगे कि कैसे कैसे स्टूडेंट्स को लिखना चाहिए अपने आंसर शीट में, जिस अकॉर्डिंग सीबीएसई बहुत अच्छे मार्क्स देती है। क्योंकि यदि आपको बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए बिजनेस स्टडी के अंदर, तो दो चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। फर्स्ट इज दैट कि आप कंटेंट वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। सेकंड इज दैट कि आपका जो पेपर प्रेजेंटेशन है वो भी आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। तो उसके बाद में ही आपके बहुत अच्छे मार्क्स सीबीएसई को देती है। तो आज अपन सबसे पहले क्या करेंगे कि टॉपर की जो आंसर शीट है वो डिटेल एनालिसिस करेंगे। उसके बाद में मैं आपको कुछ मेरे खुद के ओपिनियंस दूंगा या खुद की गाइडलाइंस दूंगा जो आप फॉलो करके बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। तो सबसे पहले अपन करते हैं जो टॉपर्स की जो आंसर शीट है उसका एनालिसिस। ठीक है। तुम जो कह दो तो चांद पाओ को तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं को इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं। तो अब अपन देखते हैं कि डिटेल एनालिसिस करते हैं टॉपर्स की जो कि आंसर शीट है मेरे पास में उसका। देखो इसने क्या कर रखा है, देखो सबसे पहले इसने क्वेश्चन 31 का आंसर लिख रखा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि भैया कि हम एग्जाम पेपर होता है उसको स्टार्टिंग से अटेम्प्ट ना करके लास्ट से कर सकते हैं। तो आप कर सकते हो, चाहो तो आप लास्ट से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, या स्टार्टिंग से करना चाहो तो स्टार्टिंग से कर सकते हो। ठीक है। तो इस स्टूडेंट ने क्या कर रखा है कि लास्ट से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखा है, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, इसके अंदर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट देखो, बिजनेस स्टडी का जो पेपर होता है ना, तो बिजनेस स्टडी के अंदर क्या कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं। तो आपका थ्योरी के अंदर इसके अंदर पूरे आंसर्स लिखते हो। तो यहाँ पर यदि आप खुद के फ्लो चार्ट ऐड कर देते हो ना, यदि आपको लगता है कि किसी आंसर के अंदर फ्लो चार्ट बन सकता है, तो वो डेफिनेटली बनाना चाहिए। आपको जो आंसर होगा ना उस वो एक थोड़ा सा और अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो आपके मार्क्स है वो मतलब कि आउट ऑफ मतलब कंप्लीट में से कंप्लीट मार्क्स मिलने के आपके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसलिए आपको जहां पर भी रिक्वायरमेंट लगे कि फ्लो चार्ट बनाना चाहिए, डेफिनेटली बनाना। ठीक है। और पेपर आप स्टार्टिंग से भी अटेम्प्ट कर सकते हो और लास्ट से भी कर सकते हो। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, आपके पास में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो 5 से 6 मार्क्स के आते हैं, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर आप एग्जाम्पल्स लिख देते हो तो और भी अच्छी बात हो जाती है। ठीक है। तो यदि आपके जो लॉन्ग डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पर आपको अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स भी देने पड़ेंगे। ठीक है। यदि आप एग्जाम्पल देते हो तो आपकी जो मतलब कि जो भी मार्क्स हैं वो कंप्लीट में से कंप्लीट ही आपको मिलेंगे। ठीक है। नंबर डिटेक्ट करने का एग्जामिनर को मौका ही नहीं मिलेगा। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दे रखा है। ये प्रॉपर डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है। प्रॉपर डायरेक्ट क्वेश्चन है, और ये तो मेरे अकॉर्डिंग है ना बहुत कम बच्चे याद करते हैं ये वाला पॉइंट, ये वाले पॉइंट्स। तो ठीक है, क्योंकि सारे के सारे जो मेन प्रिंसिपल्स होते हैं हेनरी फ्योल के या टेलर वाले, वो याद करके चल जाते हैं। ठीक है। तो ये अब इसमें क्या डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, तो इसने क्या कर रखा है, जनरल गाइडलाइंस, ठीक है, फ्लेक्सिबल होता है, ये सारे इसने याद कर रखे हैं कैरेक्टरिस्टिक। अब इसके 2 मार्क्स मिलेंगे। साथ में क्या इसने क्या इतना बड़ा इसके मार्क्स भी है ना, ये 6 नंबर का क्वेश्चन होगा मेरे अकॉर्डिंग, 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो इसने क्या करके देखो, इसने एग्जाम्पल्स भी लिख रखे हैं, इसने एग्जाम्पल्स भी लिख रखे हैं हर पॉइंट के साथ में। तो जब बड़े क्वेश्चन आएंगे, बड़े कौन से क्वेश्चन होने चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन होने चाहिए, वहां पर आपको क्या एग्जाम्पल्स भी आपको लिख कर आना पड़ेगा। ठीक है। अब ऐसे नहीं कि 2 नंबर का या 3 नंबर का है ना डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो उसमें भी आप एग्जाम्पल, वहां पर आपकी चॉइस है, आपके पास में टाइम है। ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल लिखना है, अदरवाइज टाइम नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर लॉन्ग डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं तो डेफिनेटली वहां पर आपको मेन आंसर के साथ में आपको एग्जाम्पल्स लिखने हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है। और देखो यहाँ पर भी इसने दोबारा फ्लो चार्ट बनाया है। फ्लो चार्ट से क्या आपका आंसर होता है ना वो थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाता है, और जो आंसर शीट होती है ना वो भी थोड़ी अट्रैक्टिव हो जाती है। तो इसलिए आपको जहाँ पर भी लगे फ्लो चार्ट बनाने की रिक्वायरमेंट है या यहाँ पे बन सकता है, तो आपको डेफिनेटली फ्लो चार्ट बनाना चाहिए बिजनेस स्टडी के अंदर। ठीक है।
और देखो इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये बेस्ड फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये आपको पार्ट बी के अंदर आते हैं, बिजनेस स्टडी के अंदर, जहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फाइनेंशियल मार्केट होता है। तो उस तरीके की जो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पर आपके पास में फैक्टर्स अफेक्टिंग वाले होते हैं, तो वहाँ पर देखो इसने क्या करा, देखो यहाँ पर तो इसने क्या पूरी समरी समझा दी, ठीक है, जो भी आपका कंसेप्ट था। उसके बाद में इसने शॉर्ट में इसने इस तरीके की समरी लिख दी, ठीक है, शॉर्ट में इस तरीके की समरी लिख दी। मैं मेरे टाइम पे भी ये चीजें लिखता था, ठीक है, और ये बहुत सही रहती है, मतलब कि पेपर प्रेजेंटेशन के लिए एग्जामिनर को लगता है कि हाँ हमें अच्छे से नॉलेज है। तो देखो इस ये जो दो लाइन है ना, ये दो लाइन इसका क्रक्स है। किसका क्रक्स है? ये जो ऊपर की जो 5 लिख रखी है ना इस चीज का, तो ये कितनी अच्छी लग रही है, यहाँ से पूरा डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि ये बंदा है ना, क्योंकि एग्जामिनर के पास में ट्रूली ऑनेस्टली इतना टाइम नहीं होगा कि ये वो 5 लाइनें पढ़ेगा। उसने ये 2 लाइनें भी देखी ना जो शॉर्ट में उसको समझ में आ रही है, तो उसको पता लग जाएगा कि स्टूडेंट को प्रॉपर नॉलेज है, तो वो अपने आप मार्क्स दे देगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में यदि आप है ना समरी लिख सकते हो ना इस तरीके की, तो डेफिनेटली आप लिखना, ठीक है। एरो वगैरह सब यूज कर सकते हो, कोई मना नहीं है, ठीक है। देखो इसने दोबारा यहाँ पे देखो फ्लो चार्ट के थ्रू बना दिया, देखो फ्लो चार्ट। अब इंपोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, अब ये कोई तो है ना इसने भी आगे करा होगा, इसने क्या करा होगा सीक्वेंस वाइज लिखी होंगी, बट इससे पहले इसने क्या करा फ्लो चार्ट में इसको वो कन्वर्ट कर दिया। तो फ्लो चार्ट में देखने से वो एग्जामिनर को क्या पता लग गया कि इसने सारे के सारे पॉइंट लिखे या नहीं लिखे। तो यदि इसने लिखे हैं तो वो आगे का पढ़ेगा ही नहीं, उसको वही नंबर दे देगा, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की थिंकिंग होती है। जब एग्जामिनर बहुत सारी कॉपीज चेक करते हैं तो ये इस तरीके का माइंडसेट रहता है। तो आपको जहां पर भी रिक्वायरमेंट लग रहा है कि आप प्रोजेक्ट बना सकते हो तो डेफिनेटली बनाना। और जहां पर पॉइंट्स वाइज मतलब पॉइंट्स वाले आंसर होते हैं ना, जहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, फीचर्स हो गए, तो इस तरीके या इंपोर्टेंस हो गई, तो वहां पर तो आप फ्लोचार्ट जरूर से ऐड करके आना, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। आंसर शीट, जो आंसर शीट दिखा रहा हूँ मैं जिस टॉपर की, तो उसमें आप देखोगे ना, तो इसने क्या बहुत ज्यादा अंडरलाइन कर रखी है पेंसिल से, हद से ज्यादा अंडरलाइन कर रखी है। तो इसने क्या एक्सेस अंडरलाइन कर रखी है, ठीक है। तो अब वो एक्सेस जो अंडरलाइन है आंसर के अंदर वो नहीं करना, आपको पेंसिल से सिर्फ जो भी आपकी जो डायरेक्ट आंसर है किसी स्टडी के अंदर जो भी आप कीवर्ड्स या की लाइंस लिखोगे उसको सिर्फ हाईलाइट करके आना, ठीक है। यदि आप ज्यादा हाईलाइट करते हो ना पेंसिल से, तो फिर वो कॉपी है ना थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती, अट्रैक्टिव नहीं लगती। आपको सिर्फ है ना डिसेंट तरीके से जहां पर भी आपको कोई कीवर्ड आपने लिखा है या की लाइन लिखी है उसको अंडरलाइन करना। इसलिए स्टूडेंट ने पूरे आंसर के अंदर है ना मेजर पार्ट के अंदर है ना क्या कर रखे है, अंडरलाइंस कर रखे है। तो इतनी ज्यादा अंडरलाइंस अपने को नहीं करनी, ठीक है। वही अंडरलाइन करना है जो कि आप कीवर्ड लिखोगे या कोई की लाइंस है तो उसी को सिर्फ अंडरलाइन करना है, ठीक है। साथ में बहुत बार क्या होता है कि एक पूरे पेपर हर अटेम्प्ट के अंदर क्या होता है, हर साल क्या होता है कि पूरे पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन तो ऐसा आता है जहाँ पे अपने को डिफरेंसेस पूछने होते हैं। तो डिफरेंसेस को थ्योरेटिकल फॉर्म के अंदर मत लिखना। यदि डिफरेंसेस का कोई क्वेश्चन आए, डिफरेंसेस वाला कोई भी क्वेश्चन आए, तो जरूर से उसको कौन से फॉर्म के अंदर करना है, टेबल फॉर्म के अंदर करना है, जैसे इस टॉपर ने कर रखा है, ठीक है। इसने कैसे कर रखा है, टेबल फॉर्म के अंदर बनाया, टेबल फॉर्म के अंदर इधर तो क्या प्रोडक्शन कंसेप्ट के डिफरेंसेस लिख दिए और इधर मार्केटिंग कंसेप्ट के डिफरेंसेस लिख दिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। पैराग्राफ फॉर्म के अंदर डिफरेंसेस वाले आंसर नहीं करना। डिफरेंसेस वाले आंसर कैसे करने हैं, हर बार टेबलर फॉर्म में करना है, चाहे आप बेसिस लो या मत लो, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन रहता है कि आप बेसिस अकॉर्डिंग टू बेसिस भी कर सकते हो या विदाउट बेसिस भी कर सकते हो। इस स्टूडेंट ने कैसे कर रखा है, इस स्टूडेंट ने देखो बेसिक्स ले रखे हैं, ठीक है, किस बेसिस पर ही डिफरेंसेस कर रहे हैं। तो आप बेसिस यदि आपको याद है तो और भी बेस्ट है, तो बेसिस के अकॉर्डिंग कर देना बेसिस, फिर आपकी जो डिफरेंसेस है उस यदि बेसिस याद नहीं है तो भी आपको टेबलर फॉर्म में बनाना है, उसके बाद में आप उनके डिफरेंसेस को कंपेयर कर लेना, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हो। और देखो इस स्टूडेंट ने एक चीज नहीं करी, क्या देखो इतने सारे आंसर्स लिख रखे हैं, पर क्या होता है बिजनेस स्टडी के अंदर मोस्टली जो आंसर्स होते हैं उनके बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि स्टेप्स देख लो, कोई भी फंक्शन जैसे प्लानिंग की स्टेप्स है, ठीक है, इंपोर्टेंस हो गई या फीचर्स हो गए, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए या किसी के टाइप्स हो गए, तो कितने सारे अपने पास पॉइंट्स बनते हैं। तो जब भी आप इस तरह के पॉइंट्स लिखो ना, तो उसके बीच में 2 पॉइंट के बीच में ना प्रॉपर गैप दिया करो, 1 या 2 लाइन का। तो जैसे कि देखो यहाँ पर क्या है, इस स्टूडेंट ने जैसे यहाँ पे सेकंड पॉइंट था, ठीक है, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, उसके बाद में प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ठीक है। तो ये जो 2 पॉइंट है ना, यहाँ पर इसको 1 लाइन का स्पेसिफिक दे देते ना, तो इसका पेपर प्रेजेंटेशन और अच्छा हो जाता। तो इस तरीके से आप कर सकते हो क्या, कि जब भी आप 2 पॉइंट्स लिख रहे हो तो उसके बीच में आप प्रॉपर डिसेंट में गैप दो। गैप कितना देना है, 1 लाइन का या 2 लाइन का, इतना ही देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो आंसर शीट होती है वो थोड़ी सी अट्रैक्टिव लगती है, थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है, एग्जामिनर को। तो इस तरीके से आप खुद के आंसर्स लिख सकते हो, ठीक है। साथ में देखो इस स्टूडेंट ने क्या पूरा पेपर है ना एग्जैक्टली लास्ट से स्टार्ट करा है और बिल्कुल स्टार्टिंग तक लेके आया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसने क्या करा है, एमसीक्यूज को भी बिल्कुल है ना, बिल्कुल एकदम है ना लास्ट से लेकर आया सीक्वेंस वाइज, ठीक है, 7 6 5 4 3 2 1 बिल्कुल उल्टा, ठीक है। आप एमसीक्यूज के अंदर ये कर सकते हो, देखो स्टार्टिंग से यदि क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो वो भी 1 2 3 लिखना है, ठीक है। बट आप यदि लास्ट से पेपर स्टार्ट होते हो तो एमसीक्यूज वाले जो आंसर है ना वो आपको प्रॉपर है ना मतलब काउंटिंग वाइज सीक्वेंस वाइज रखना है। इस तरीके से
से नहीं रखना 7 8 7 6 5 4 3, इस तरीके से नहीं है, आपको किस तरीके से रखना है 1 2 3 4 5। तो एमसीक्यूज के अंदर ये कंपल्सरी रूल रखना कि आपको सीक्वेंस वाइज ही सारे आंसर करने हैं, और आंसर के साथ में उनके जो पर्टिकुलर गिवन आंसर है वो भी लिखना है। जैसे 7 का आंसर सी है तो सिर्फ सी मत लिख के जाना, ठीक है, अदरवाइज कुछ नहीं, ठीक है। तो 7th के अंदर जो आंसर भी सी है तो सी के आगे भी लिख के आना कि सी बोल रहा क्या है, ठीक है, उसका जो पर्टिकुलर गिवन आंसर है ना, जैसे बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, जैसे 6 का आंसर बी है तो बी के आगे का आंसर भी जो दे रखा है क्वेश्चन पेपर में, जैसे लीगल एनवायरनमेंट, वो भी लिख कर आना। तो इस तरीके से आप है ना मतलब ये पॉइंट्स ध्यान रख सकते हो। अब मैं आपको मेरी पर्सनल एडवाइस देता हूँ कि आपका पेपर प्रेजेंटेशन किस तरीके से रहना चाहिए। यदि आप वो चीज़ फॉलो करते हो तो आपके एग्जाम के अंदर यदि आप इस तरीके की चीज़ें फॉलो करते हो तो आपकी आंसर शीट के अंदर यदि आप इस तरीके करोगे तो आपकी आंसर शीट अट्रैक्टिव हो जाएगी, तो इससे क्या होगा, आपके और अच्छे मार्क्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट तो हमारे पास में क्या आता है कि आपको आंसर्स के अंदर यदि फ्लो चार्ट यदि आप ऐड कर सकते हो तो डेफिनेटली ऐड करके आना, ठीक है। पेपर अच्छा हो, मतलब पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और आपके जितने भी आंसर्स हो उसमें जो भी आपने कीवर्ड लिखे हो, जो भी की लाइंस लिखी हो, उनको जरूर से पेन से हाईलाइट करके आना। एग्जामिनर को पता लगना चाहिए कि अंकित भैया ने आपको ये बात बताई थी और आपने इसके कारण रिलेट करके है, और आपको हाईलाइट करने का मतलब क्या है, आपको कीवर्ड और की लाइंस अच्छे से याद है, इसका मतलब क्या है, आपको कंसेप्ट अच्छे से आता है और आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलने चाहिए, ठीक है। और 2 पॉइंट के बीच के अंदर क्या करना है, 2 पॉइंट के अंदर प्रॉपर एक डिसेंट क्या करना है, आपको स्पेस देना है 1 लाइन का या 2 लाइन का, ठीक है। और जो लॉन्ग डायरेक्ट क्वेश्चन आता है जो 5 से 6 नंबर के आते हैं, वहां पर आपको जो एग्जाम्पल्स होता है उनका भी रेफरेंस देकर आता है, ठीक है। और आपकी जो राइटिंग होनी चाहिए ना वो डिसेंट होनी चाहिए, ठीक है। यदि ज़्यादा अच्छी नहीं है, ज़्यादा अच्छी है तो बेस्ट है, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर इतनी ऐसी राइटिंग होनी चाहिए कि सामने वाले को आंसर पढ़ने पर समझ में आ रहा हो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप उर्दू लिख रहे हो इंग्लिश के पेपर में भी। तो इस तरीके का मत रखना, ठीक है। और जो डिफरेंसेस वाले क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे वहाँ पर आपने वो टेबुलर फॉर्म के अंदर लिख करना है, ठीक है। आपको बेसिस याद है तो बेसिस के अकॉर्डिंग लिखना, अदरवाइज नॉट बेसिस मतलब बेसिस के अकॉर्डिंग नहीं भी लिखोगे बट टेबुलर फॉर्म में लिखना है, ठीक है, तो भी चल जाएगा, ठीक है। और पैराग्राफ फॉर्म में तो बिल्कुल भी मत लिख देना डिफरेंसेस वाले क्वेश्चन, पूरे में से पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। और आपको है ना आप पेपर को कहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, स्टार्टिंग से अटेम्प्ट करना चाहो तो स्टार्टिंग से कर सकते हो, लास्ट से करना चाहो तो लास्ट से कर सकते हो, ठीक है। अभी जो आपको मैंने आंसर शीट दिखाई थी उसने इस लास्ट से कर रखी थी और उसको पूरे में से पूरे मार्क्स मिले हैं, तो ऐसा कोई भी बड़ा इशू नहीं है। तो इस तरीके की आपकी जो गाइडलाइंस है आप फॉलो करते हो आपके एग्जाम के अंदर, और आप आंसर शीट के अंदर ये सारी चीज़ें यूज़ करते हो तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो आपको यदि मेरे स्टडी आपको कोई भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जो भी आपका कमेंट बॉक्स है वहाँ पर आप सेंड कर सकते हो, मैं डेफिनेटली रिप्लाई कर दूंगा। अदरवाइज आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन हो सकते हो, तो वहाँ पर आप ज्वाइन होकर जो भी आपकी क्वेरी वो सेंड कर देना, मैं डेफिनेटली रिप्लाई कर दूंगा। सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करो और आपके पेपर्स हैं वो बहुत अच्छे होने वाले हैं। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।